नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में, शिक्षा से सफलता तक। और हर रोज़ की तरह आज फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ क्विज। आपको पता ही है, रोज़ रात 8:20 पर लाइव क्विज चलता है। तो बिना समय व्यर्थ गवाए आइए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, व्यंजन संधि में परिवर्तन किन वर्णों के मेल से होता है? ए स्वर और स्वर, बी स्वर और व्यंजन, सी व्यंजन और व्यंजन, डी विसर्ग और स्वर। दोस्तों, यदि स्वर और स्वर मिलेंगे तो व्यंजन संधि नहीं होगी, स्वर संधि हो जाएगी। किंतु यदि स्वर और व्यंजन मिलेंगे तब भी व्यंजन संधि हो सकती है। लेकिन इसका जो सटीक आंसर है वो है व्यंजन और व्यंजन के मिलने पर व्यंजन संधि होगी, विसर्ग और स्वर के मिलने पर विसर्ग संधि होगी। हमसे पूछा है व्यंजन संधि, तो ऑप्शन सी व्यंजन और व्यंजन जाएगा। तत् धन जन का सही संधि रूप होगा। यदि तत् और जन की संधि कराएंगे तो इस संधि में ता का जा हो जाएगा, क्योंकि नियम अनुसार यदि ता का जा से मेल होता है तो ता जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन बी तज्जन हो जाएगा। सतधन चरित्र का सही संधि रूप होगा। अभी जो हमने दूसरे प्रश्न में पढ़ा उसी के अनुसार मैंने पढ़ा, ता का जा से मेल होने पर ता जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ता का चा से मेल होने पर भी ता चा में परिवर्तित हो जाता है। और इस नियम से ऑप्शन सी सच्चरित्र हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सच्चरित्र। प्रश्न 4, छप्पा छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो छप्पा में देखिए 4 रोला के चरण होते हैं और 2 लाला के होते हैं। तो 4 2 6 चरण कुल होते हैं, कुल 6 चरण होते हैं। छप्पा छंद के अंतिम 2 चरण किस छंद के होते हैं? तो ये उल्लाला के होते हैं। 4 चरण, प्रारंभिक 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 उल्लाला के होते हैं। रोला चंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला चंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ मैं आपको एक एक करके सबका बताना चाहूँगी। 16 मात्राओं वाला होता है चौपाई छंद। चौपाई की भी 4 चरण होते हैं और चारों में 16-16 मात्राएं होती हैं। 20 वाला फिलहाल हमने कोई नहीं पढ़ा है। 24 वाला दोहा भी होता है, सोठा भी होता है और रोला भी होता है। किंतु रोला के 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं और दोहा और सोठा के 2 चरणों को मिलाकर 24 मात्राएं होती हैं। यति समानी होती है दोहा और रोला में, 13-11 पर यति होती है। 28 मात्राएं होती हैं आपके उल्लाला में, जिसमें 13-15 पर यति होती है। हर गीत का में भी 28 होती हैं और उसकी यति 16 और 12 पर होती है। हमसे पूछा है रोला, तो प्रत्येक चरण में होंगी ऑप्शन सी 24 मात्राएं। प्रश्न 7, उल्लाला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? उल्लाला में 2 चरण होते हैं, दोनों में 28-28 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी 28। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? दोस्तों, ब्रज भाषा में हुई है। सूरसागर की, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की रचनाएं हैं और सूरदास जी ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है और इसकी रचना अवधी भाषा में हुई है। खड़ी बोली में रचना हुई है आपकी प्रिय प्रवास की।
खड़ी बोली का काव्य है प्रिय प्रवास। मैथिली में विद्यापति की रचनाएं हैं। पदावली मैथिली भाषा में है। हमसे पूछिए रामचरितमानस की भाषा, तो ये हो जाएगी हमारी अवधी भाषा। कुछ विद्वान इन्हें स्वतंत्र भाषाएं मानते हैं, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, मैथिली आदि को, तथा कुछ विद्वान इन्हें हिंदी की बोलियां ही मानते हैं। दोस्तों, सूरसागर के रचयिता हैं, अभी मैंने आपको बताया था जस्ट इसके पहले ही प्रश्न में, सूरसागर। आधा देख लीजिए स्टार्टिंग का, सूर, सूर देख लो, सूर देख लो, सूर से सूर मिला लो, सूर मिला सूरसागर में। अब नीचे ऑप्शन में देख लो सूर, जिसमें सूर मिल जाए उसी को टिक कर दो, ये ट्रिक लगा लो। सूर के अलावा कुछ और मिल रहा है? नहीं। यदि सूर के अलावा नहीं मिल रहा है तो सूरसागर के रचयिता सूरदास हो जाएंगे। बाकी तुलसीदास जी का अभी हमने पढ़ा रामचरितमानस, रहीम जी के दोहे हैं, कबीर जी के साखी शबद रमैनी और बीजक प्रमुख रचनाएं हैं। हमसे पूछा है सूरसागर के रचयिता, तो सूरदास जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी सूरदास। अब देखिए बीजक पूछा है हमसे प्रश्न 10 में, इसका उत्तर मैं आपको प्रश्न 9 में ही दे चुकी हूँ। बीजक के रचनाकार का नाम मैं प्रश्न 9 में ही बता चुकी हूँ। सूरदास का सूरसागर, तुलसीदास का रामचरितमानस, बिहारी जी का बिहारी सतसई, कबीरदास जी का बीजक। बीजक, साखी, रमैनी, ये कबीरदास जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए कबीरदास। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो दोस्तों सत का अर्थ होता है 7 और सही का अर्थ है यहाँ पे 100। बिहारी जी का नाम है बिहारी, तो बाकी सतसई की बात करें तो सत का अर्थ है यहाँ पे 7 और सही का अर्थ है 100, अर्थात बिहारी सतसई में कुल 700 दोहे हैं। आदिकाल का दूसरा नाम पूछा है हमसे, तो यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, अनेक विद्वानों ने अपने मतानुसार हिंदी काव्य साहित्य, गद्य साहित्य के, हिंदी काव्य साहित्य के इन चरणों को अपने अपने मतानुसार अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे किसी ने आदिकाल कहा, किसी ने वीरगाथा काल कहा, किसी ने चारण काल कहा, किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा। हमसे पूछा है दूसरा नाम, तो वीरगाथा काल हो जाएगा। हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख काल माने जाते हैं, अर्थात 4 प्रमुख चरण माने जाते हैं। सबसे पहले आदिकाल, इसके बाद भक्ति काल, फिर रीत काल और अंत में आधुनिक काल। और जो आधुनिक काल है वो वास्तव में काव्य का कम, गद्य का ज़्यादा है। हिंदी गद्य का विकास इस आधुनिक काल में ही हुआ है। पहले तो काव्य ही चलते रहे, कविताएं ही चलती रहें। वीरगाथा काल या आदिकाल, इन्हीं में आते हैं हमारे महाकवि गंग, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज चौहान का समय। जगने का आदि कवि वीरगाथा काल या आदिकाल में ही आते हैं। ऑप्शन बी वीरगाथा काल सही है, आदिकाल के दूसरा नाम। भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रमुख कवि हैं ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास या डी बिहारी। तो देखिए तुलसीदास जी ने राम जी की आराधना की है, सूरदास जी ने कृष्ण जी की, बिहारी जी ने भी किसी की आराधना की ही होगी। कबीरदास जी एक ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी सगुण ब्रह्म की उपासना न करके निर्गुण ब्रह्म को माना है, अर्थात ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन सी कबीरदास। हमसे पूछा है रीत काल का प्रमुख अलंकारिक कवि कौन सा है?
तो देखिए सूरदास जी भक्ति काल के हैं, तुलसीदास जी भक्ति काल के हैं, कबीर जी भी भक्ति काल के हैं, किंतु बिहारी जी रीति काल के हैं। हमसे पूछे अलंकारिक कवि तो ये ऑप्शन ए बिहारी हो जाएंगे। कामायनी किस साहित्यिक विधा की कृति है? ए नाटक, बी उपन्यास, सी महाकाव्य, डी कहानी। तो कामायनी नाटक नहीं है, उपन्यास भी नहीं है और कहानी भी नहीं है, ये एक महाकाव्य है। महाकाव्य का अर्थ होता है बहुत बड़ी कविता। पूरी एक पुस्तक में एक ही कविता होती है जिसको अलग अलग अंकों में विभाजित किया जाए। जैसे नाटक के अंक होते हैं, ऐसे ही महाकाव्यों को सर्गों में विभाजित किया जाता है, सर्ग बोला जाता है। कामायनी एक महाकाव्य है, सी महाकाव्य। गोदान के लेखक पूछे हैं दोस्तों, गोदान के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी यज्ञेय या डी निराला। तो इनका एक ना एक उपन्यास प्रतिदिन आता है और मैं रोज़ आपको बताती हूँ। जयशंकर प्रसाद जी की अभी हमसे पूछा था कामायनी, कामायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। गोदान के हैं प्रेमचंद, गोदान के पूछे थे ना अभी हमसे, गोदान के हैं प्रेमचंद, जिनको मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है। धनपत राय इनका असली नाम था, वास्तविक नाम धनपत राय था। प्रेमचंद के नाम से रचनाएं की हैं, प्रेमचंद के नाम से ही मशहूर हो गया। ऑप्शन बी प्रेमचंद। रश्मि रथी के रचयिता हैं ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी बच्चन या डी पंत। तो मैं आपको बता दूं, ए मैथिली शरण गुप्त भारत भारती, यशोधरा तथा साकेत के रचयिता हैं, और बी रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी के रचयिता हैं। सी बच्चन, बच्चन अर्थात हरवंश राय बच्चन जी, जो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण तथा नीड़ का निर्माय फिर के कवि हैं। उन्होंने ये सारी रचनाएं की हैं। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और प्रकृति से संबंधित ही कविताएं आपने बहुत सारी लिखी हैं। हमसे पूछे थे फिलहाल रश्मि रथी के रचयिता तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे, जिन्हें कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लिए भी जाना जाता है। रश्मि रथी एक खंड काव्य है दोस्तों, जिसमें सूर्यपुत्र कर्ण की गाथा है। मधुशाला के रचयिता, लीजिए पिछले प्रश्न में बताए थे, इस प्रश्न में आ गए। मधुशाला के रचयिता पिछले प्रश्न में बताया था, इसमें आ गए। लगाइए ऑप्शन, लगाइए कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ए बच्चन, बी दिनकर, सी प्रसाद या डी पंत। कौन है सही ऑप्शन पे टिक लगाइए। सही ऑप्शन को कमेंट में लिखिए, मधुशाला के रचयिता कौन है। तो मैंने पहले ही स्पष्ट किया था, पंत जी प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखते हैं। प्रसाद जी कामायनी, आंसू, लहर, झरना, इरावती, कंकाल, तितली आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। आपने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे अनेक नाटक भी लिखे हैं। दिनकर जी को भारत का द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। आपने रश्मि रथी, उर्वशी और कुरुक्षेत्र की रचना की है। बच्चन साहब को हालावाद का जनक कहा जाता है और आपकी रचनाओं में प्रमुख मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण तथा नीड़ का निर्माय फिर प्रमुख रचनाएं हैं आपकी। हमसे पूछे हैं मधुशाला के रचयिता, ऑप्शन ए बच्चन, हरवंश राय बच्चन। जिन बच्चन साहब को अभी पूरी दुनिया जानती है, उनके पिताजी हैं ये हरवंश राय बच्चन जी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए द्रविड़, बी भारोपीय, सी चीनी और डी तिब्बती। तो हिंदी हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत और यूरोप शब्दों से मिलकर बनता है भारोपीय, इंग्लिश में बोलते हैं इंडो आर्य। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है हिंदी, संस्कृत, मराठी, उपयुक्त सभी। तो देखिए
ऑप्शन ए हिंदी भी देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन बी संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन सी मराठी भी देवनागरी में लिखी जाती है, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख है? राजभाषा की बात करिएगा तो ऑप्शन 343 हो जाएगा, अनुच्छेद 343 हो जाएगा, सॉरी। ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 345, ऑप्शन सी 351, ऑप्शन डी 356। यदि भाषा के विकास की बात करता तो 351 होता। बात की जा रही है संघ की राजभाषा की, 343 हो जाएगा। संघ की राजभाषा है ए अंग्रेजी, बी हिंदी देवनागरी लिपि में, सी संस्कृत या डी उर्दू। तो हमारी राजभाषा तो आपको पता ही है, कमेंट करिए जल्दी से। हिंदी के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो मैंने अभी बताया था, हिंदी के विकास की बात करेगा, भाषा के विकास की बात करेगा तो अनुच्छेद 344 हो जाएगा। राजभाषा की बात करेगा 343 में, भाषा के विकास की बात करेगा 344 में, सॉरी भाषा के विकास की बात करेगा 351 में, 351 में। राजभाषा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये 344 में है। ध्यान में रखिए, राजभाषा 343 में। और यदि पूछा है राजभाषा का उल्लेख, राजभाषा आयोग, राजभाषा 343, राजभाषा आयोग 344, और भाषा के विकास की बात करेगा तो 351 हो जाएगा। लघु वर्ण की मात्रा होती है 1, वर्णों की मात्रा 2 होती हैं। ह्रस्व स्वर कहलाता है लघु वर्ण और दीर्घ स्वर कहलाएगा आपका गुरु वर्ण। तो ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा काल का समय लगता है और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा काल का, अर्थात ह्रस्व स्वर में मात्रा की संख्या गिनी जाएगी 1 मात्रा गिनी जाएगी, और दीर्घ स्वर में गिनी जाएगी 2। दीर्घ स्वर का मात्रा काल 2 मात्रा काल होते हैं तो 2 गिनी जाएगी संख्या। गुरु वर्ण की मात्रा होती है, देखिए अभी लघु वर्ण आया था जिसमें मैंने आपको बताया था ह्रस्व स्वर है, 1 मात्रा काल का समय लगेगा। गुरु वर्ण पूछा है, दीर्घ स्वर आ जाएगा और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा काल का समय लगेगा। अब पूछा है भारत शब्द में कुल कितनी मात्राएं हैं? तो गिनकर देख लीजिए। भा 1, आ 2, रा 3, आ 4, ता 5 और आ 6, और इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है 6 का। अच्छा, ये हम छंद के अनुसार गिनेंगे तो ये 2 4 मात्राएं हो जाएंगी। जिनमें छोटा छोटा आया है उनको 1 गिनेंगे, और जिनमें बड़ा आया है उसको 2 गिनेंगे। तो इस प्रकार से भा में 2, रा में 1, ता में 1, इस प्रकार से 4 मात्राएं कुल हो जाएंगी। ऑप्शन सी 4 मात्राएं। विद्यालय शब्द में कुल कितनी मात्राएं हैं? तो देखिए, बा में 1, दा में 2, ला और या में 1 1, 3, तो 2 और 1 3, 3 2 5, 3 2 5, 5 का तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। यदि 5 का ऑप्शन नहीं है तो फिर हम सीधा 9 लगाएंगे। 5 का ऑप्शन नहीं है तो हम हर एक वर्ण की संख्या गिनेंगे, और हर एक वर्ण की संख्या गिनने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 9। वी में 2, द्या, या और आ, 3 2 5, ला में 2 और या में 2, इस प्रकार से 9 हो जाएंगी। रोला और उल्लाला से कौन सा छंद बनता है? मैंने आपको बताया था 4 छंद रोला के मिला लीजिए, 2 छंद उल्लाला के मिला लीजिए, अर्थात 4 पंक्ति रोला की और 2 पंक्ति उल्लाला की। 4 चरण रोला के, 2 चरण उल्लाला के, 6 चरण हो गए कुल। और कुल 6 चरण किस में होते हैं? दोहा में नहीं, 4 होते हैं। सोठा में भी नहीं होते,
4 होते हैं और चौपाई में भी 4 होते हैं। बचा हमारा छप्पय। छप्पय में 6 चरण होते हैं। 6 चरण है, उठा के छप्पय लगा दीजिए। छप्पय में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 रोला के, अंतिम 2 उल्ला लाके। अब ये प्रश्नोत्तरी आपकी इसी के साथ हो गई पूरी और अब बोनस प्रश्न की बारी है। तो ये रहा आपका बोनस प्रश्न, जिसमें आपको केवल प्रश्न दिया जाएगा, उत्तर आपको कमेंट में बताना है। दिग्धन गज का सही संधि रूप क्या होगा? ए दिग्गज, बी दिग्गज, सी दिग्गज या डी दिग्गजः। आंसर कमेंट करिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल आचार शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक। नमस्कार साथियों।